Assalamu alaikum. In today's video, we will be talking about atomic structure, one of the very basic chapters of O-level chemistry. तो इससे बात हम अपनी स्टार्ट करेंगे आज। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात जो हमें समझनी है वो इटसेल्फ एटम है कि एटम क्या होता है और एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास अगर हम पहले के एटम की बात करें ना तो देखो एटम जो है ना ये हमारे पास सबसे बेसिक चीज़, कोई भी सब्सटेंस के सबसे बेसिक चीज़ होती है उसे हम लोग एटम कहते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हर चीज़ का। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट बेसिकली। तो कोई भी हमारे पास जो सब्सटेंस है उसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो एटम होता है। ठीक है, तो एटम से ही हर चीज़ स्टार्ट होती है। अगर अब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें ना तो एटम के स्ट्रक्चर में हमारे पास, अगर इटसेल्फ के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें दो चीज़ें मेन हैं। एक, इसका स्ट्रक्चर में होता है हमारे पास न्यूक्लियस, जो ये सेंटर वाली चीज़ है हमारे पास। और फिर हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है इसके आसपास आप देख सकते हो कि रिंग्स बनी हुई हैं। ये जो हमारे न्यूक्लियस के आसपास की जो चीज़ है इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन शेल कहते हैं। इसे ऑर्बिट भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो शेल इसका सबसे कॉमन टर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर की। तो ये एक चीज़ हो गई ना कि स्ट्रक्चर में ये चीज़ है। एटम के अंदर क्या होता है? तो एटम के अंदर हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ना ये एटम में हम देखते हैं। अब इनकी प्लेसमेंट जैसा कि आप एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों जो है ना न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये लोग रहते हैं। और इनके आसपास जो ये शेल घूम बना हुआ है ना इसमें कौन घूम रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन दी शेल एंड दी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन दी न्यूक्लियस। अब कुछ बेसिक बातें जो हमें इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो पहले तो इनका सिंबल है। सिंबल में हमारे पास बहुत बेसिक है कि भाई प्रोटॉन का P होता है, इलेक्ट्रॉन का E, और अक्सर हम E माइनस लिखते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है उसका N होता है। फिर हमारे पास जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हवाले से वो है इनका रिलेटिव मास। रिलेटिव मास जो प्रोटॉन का होता है वो होता है 1, और जितना रिलेटिव मास एक प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का भी होता है, यानी 1। और जो इलेक्ट्रॉन है इसका रिलेटिव मास जो है वो इतना छोटा होता है कि हम बोलते हैं नेग्लिजिबल है, यानी कि ना के बराबर है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। वो इतना छोटा है कि हम उसको काउंट ही नहीं करते। हम बोलते हैं कि अगर एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हो ना तो वो सब इलेक्ट्रॉन्स मिलकर भी एटम के मास पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास ना के बराबर होता है। इसकी एक्चुअल वैल्यू की अगर मैं आपको बात बोलूँ तो इट्स 1/1836, जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर है। सही है ना? और रेस टू द पावर -5 समथिंग में चला जाता है। तो अब जाहिर है इतना छोटा अगर एक नंबर है तो उसका क्या ही इम्पैक्ट होगा। इसीलिए पेपर में भी जब हमसे पूछा जाता है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना है तो हम नेग्लिजिबल ही लिख देते हैं, सही होता है। ठीक है, अब एक बात आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑल्दो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको ये बात समझ आए इस वजह से एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि हम जब कोई भी चीज़ के मास की बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है यूनिट कौन सा? ग्राम, किलोग्राम, ये वाले यूनिट्स हमारे जहन में आते हैं। लेकिन हमारे पास ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये ग्राम में नहीं हो सकते। अगर ये ग्राम में होते ना तो हम भी पता नहीं कितने टन के टन में हमारा वजन होता, क्योंकि हमारी बॉडी में तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स हैं, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर एक एक ग्राम का एक एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो फिर हमारा वजन तो पता नहीं कितने टन में चला जाता है, ऐसा नहीं है ना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राम्स में तो है नहीं। तो इसका जो यूनिट होता है ना वो होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट स्पेसिफिकली सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास को मेजर करने के लिए यूज होता है, और कोई भी चीज़ जो है वो AMU में मेजर नहीं होती। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको दिमाग में होना चाहिए कि इसका रिलेटिव मास 1 ग्राम नहीं, इट्स 1 AMU, ऑल्दो हमें इसके यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
एंड द अदर थिंग जो हमें लाजमी पता होनी चाहिए इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, वो है इनका चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1। और जो न्यूट्रॉन होता है, ये वर्ड निकला ही न्यूट्रल से, तो न्यूट्रल का मतलब ऐसा ही होता है कि कोई ऐसी चीज जिसका कोई चार्ज नहीं हो। तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये तो वो बात हो गई कि भाई ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनके सिंबल्स, रिलेटिव मास और चार्ज क्या है। अब ये एक और एडिशनल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनका रोल क्या होता है। सही है ना, कि ये कर क्या है बेसिकली। तो देखो, प्रोटॉन जो है ना, अभी हमने बात की, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं सेंटर में एटम के। अब जब ये एंटर सेंटर में है एटम के, तो ये करते क्या है कि ये न्यूक्लियस में, और ये रहते न्यूट्रॉन्स के साथ हैं। तो न्यूट्रॉन जो है उसका तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो जो प्रोटॉन है उसका चार्ज लेकिन पॉजिटिव है, तो इन प्रोटॉन्स की वजह से पूरे न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो न्यूक्लियस ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स। अब जो प्रोटॉन्स हैं, इनके आसपास घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के आसपास। तो जो ये पॉजिटिव प्रोटॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो जब एक पॉजिटिव चीज, नेगेटिव चीज सामने आएंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो ये प्रोटॉन है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करके रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स कहीं चले ना जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ने का मौका मिलेगा तो वो एटम को छोड़ के चले जाएंगे। तो प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने रिस्पेक्टिव शेल के हिसाब से उनके एरिया में उनको होल्ड करके रखता है। तो इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ अगर एटम के अंदर हैं तो इसीलिए बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस अट्रैक्ट क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, अपने उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनके थ्रू, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करके रखते हैं। तो ये तो बात हो गई इस चीज़ की कि भाई प्रोटॉन कर क्या रहा है, इट इज़ होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन इन देयर स्पेसिफिक एरिया टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कहीं जाएं नहीं। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये एटम का आउटर पार्ट में है ना, जो शेल है, जो बेसिकली एक्सपोज पार्ट है एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब एक एटम मैदान में उतरता है ना, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए उतरता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो केमिकली एक एटम कैसे बिहेव करेगा, इसकी जिम्मेदारी किसको मिल गई, इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि उनको ही सारा काम करना है। एटम के अंदर जो मजदूर पार्टी है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स है, उनको ही सारी मेहनत करनी है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मस्त बैठते हैं न्यूक्लियस में, वो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स दे डिसाइड कि एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। सो द इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पेशली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली ये जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। सही है। फिर हमारे पास आता है न्यूट्रॉन। देखो, न्यूट्रॉन सोचने में जो है ना बहुत फारिग और बहुत फालतू सा लगता है कि चार्ज नहीं है, सेंटर में पड़ा हुआ है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, कुछ क्या कर रहा है फिर ये, ठीक है। तो सोचने में न्यूट्रॉन बहुत फारिग और फालतू सा लगता है, लेकिन न्यूट्रॉन हकीकत में ना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। समझो कि अगर न्यूट्रॉन बीच में नहीं हो ना तो बहुत बड़े मसले हो सकते हैं। न्यूट्रॉन कर क्या रहा है, अब देखो, अगर लेट सपोज एक एटम हो जिसके अंदर न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो ही नहीं, एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स हो। अब प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो जितने भी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होंगे सबका चार्ज होगा पॉजिटिव, और सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं, बिकॉज दे हैव द सेम चार्ज, दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। ये एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे, इतनी धक्कम धक्की करेंगे, इतने फड्डे करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे कि एक दूसरे को पुश करके इस हद तक पुश कर देंगे कि न्यूक्लियस को ही फाड़ के बाहर आ जाएंगे। तो बेचारा अगर न्यूक्लियस ही फट गया तो एटम ही खत्म हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए दो प्रोटॉन्स के बीच में कौन बैठा हुआ है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ना वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, ना वो प्रोटॉन को रिपेल कर सकता है।
तो दो प्रोटॉन्स के बीच में आपस में लड़ाई ना हो इसलिए उनके बीच में बैठा हुआ है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का मास भी, रिलेटिव मास भी इसीलिए उतना ही है जितना प्रोटॉन का होता है। अगर न्यूट्रॉन को हल्का फुल्का सा होता, प्रोटॉन उसको धक्का दे के साइड में करता कि चल बेटा साइड में, तू का बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए ही नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन जो है उसका मास भी उतना ही है जितना प्रोटॉन का है, तो वो टक्कर दे सकता है प्रोटॉन को। तो दो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्जन ना हो इसलिए उनके बीच में न्यूट्रॉन बैठा हुआ है और उनको लड़ने झगड़ने नहीं दे रहा। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ना, ये बहुत अल्लाह वाला काम कर रहा है भाई, ये लड़ाई झगड़ों से ऊपर है। तो इसीलिए दुनिया में एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम में न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने, एक। तो जब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन ही नहीं है जिससे लड़ाई झगड़ा हो सके, तो फिर वहां पे फट्टा रोकने के लिए, लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए न्यूट्रॉन की भी क्या ज़रूरत। इसीलिए हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि वहाँ न्यूट्रॉन का कोई काम ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें कोई ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं है वहाँ पे, किसी जो भी चीज़ जहाँ पे भी है उसका एक पर्पज़ है वहाँ, ठीक है, वो एक पर्पज़ अपना फुलफिल कर रहे हैं। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने खाली दी है, इससे रिलेटेड पेपर में कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सब वहाँ पे बैठ के कर क्या रहे हैं एटम में, चने तो नहीं बेच रहे। खैर, तो हमारे पास अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं और इनसे हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे पता लगा सकते हैं इन दी एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमें ये बताता है कि कोई भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना। तो एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो हमें एटॉमिक नंबर से पता चल जाएगा। सो इट सिंपली टेल्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, और यही इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे एग्जाम पूछता है एग्जामिनर के डिफाइन एटॉमिक नंबर, तो आपको सिंपली ये बताना है दैट इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। और क्योंकि ये हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा होता है ना, तो इसीलिए एटॉमिक नंबर का जो दूसरा नाम है वो प्रोटॉन नंबर है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। तो मैं एटॉमिक नंबर बोलूँ या प्रोटॉन नंबर बोलूँ, ये एक ही बात है, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, वो हमारे पास है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमें ये बताता है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये टोटल एक साथ कितने हैं। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। तो ये एटॉमिक मास हमें बेसिकली क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि एक एटम का मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि हमने ये बात कर ली है कि रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का इतना कम है कि वो एक एटम के मास पे कोई एज सच रोल नहीं प्ले करता, इम्पैक्ट नहीं करता। तो यानी कि एक एटम का कुछ भी मास होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दोनों कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो मास है वही बेसिकली एक एटम का मास होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ होते हैं, तो एटॉमिक मास जो है वो कंबाइंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास है। तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेसिकली हमें एटॉमिक मास से पता चल रहा है। और क्योंकि हमें न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट चीज़ें हैं उनके बारे में इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है, इसीलिए एटॉमिक मास का दूसरा नाम जो होता है वो होता है न्यूक्लियॉन नंबर, यानी द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन उसे हम कह रहे हैं, और न्यूक्लियॉन नंबर इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो है हर एलिमेंट के साथ दो नंबर्स लिखे हुए हैं। जो भी एलिमेंट्स आप देखोगे इन सब के साथ दो नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इन नंबर में से एक एटॉमिक नंबर है और एक एटॉमिक मास है। अब आपकी आसानी के लिए इसको मैं आपको किस तरह बता दूं, जो छोटा वाला नंबर होता है इट इज ऑलवेज एटॉमिक नंबर, यह आपको बताता है कि एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। और इसके साथ एक बात क्या याद रखनी है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना एक एटम में, उतने ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसकी वजह क्या है, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, ठीक है। और एक एटम जो होता है ना ओवरऑल, वो हमेशा होता है न्यूट्रल। एक एटम पूरी तरह न्यूट्रल होता है। एक एटम ना पॉजिटिव होता है और ना वो नेगेटिव होता है, वो होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल तभी होगा जब एक एटम के अंदर जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं उतनी ही उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें हों। तो अगर एक एटम में जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं उतनी ही नेगेटिव चीज़ें हैं, तभी वो न्यूट्रल होगा। इसीलिए एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये नंबर सेम होता है दोनों के लिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन्स हैं तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 5 है। कार्बन के पास अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 7 है, ठीक है। फिर ये जो बड़ा नंबर है ये आपको बता रहा है एटॉमिक मास। और उसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि एटॉमिक मास इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर मैं एटॉमिक मास में से विच इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसमें से अगर मैं प्रोटॉन को माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्मॉलर नंबर है इससे मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो पता चल रहे हैं। अब मुझे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लगाने तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा। यानी कि जो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है यहाँ पे, वो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता देगा। क्योंकि 11 इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पे बोरॉन मुझे क्या जो 5 है ये मुझे क्या बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि यहाँ पे जो P है दैट इज 5। तो 11 इज इक्वल टू 5 प्लस न्यूट्रॉन। मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लगाने, तो दैट विल बी 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6। तो इट मीन्स कि बोरॉन के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोई भी एटम की ये इंफॉर्मेशन देख के आपको पता चल सकता है कि किस एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। और आपकी आसानी के लिए ही मैंने यहाँ पे ये बात मेंशन भी की हुई है दैट एटॉमिक नंबर के साथ द स्मॉलर नंबर रिटन विद एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपको लिखना नहीं है, ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंशन किया हुआ है कि कितने जो हमारे पास छोटा वाला नंबर है एक एलिमेंट के साथ जो लिखा हुआ वो हमारा एटॉमिक नंबर है, एंड द बिगर नंबर रिटन विद द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बड़ा वाला नंबर है, ये आपको याद रखना है। और ये डेफिनेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट्स में सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज बेसिकली एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो इन दोनों का नंबर का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएगा। तो हर एलिमेंट के साथ आपको यही करना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लगाने तो इनका डिफरेंस पता लगा लेना, ठीक है। सो जैसे एग्जाम्पल भी दी हुई है कि ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन के साथ यहाँ पे 6 और यहाँ 12 लिखा हुआ है। तो 6 छोटा नंबर है, दैट इज द एटॉमिक नंबर विच इज द प्रोटॉन नंबर विच इज ऑलवेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बड़ा नंबर है दैट इज एटॉमिक मास विच इज न्यूक्लियॉन नंबर, एंड एटॉमिक मास इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो उसमें से अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। तो कार्बन के लिए इसके पास प्रोटॉन 6 हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होंगे 6, और 12 माइनस 6 हम करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके पास 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एटॉमिक मास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड, और किस तरह हम इस इंफॉर्मेशन से नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमनली पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आता है। और हमें ये बात लाजमी पता होनी चाहिए कि एक एलिमेंट के पास कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं, ये सब आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमारे पास एज एन एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं एलिमेंट्स। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वैसे तो हमारे पास कोई भी जिस तरह एलिमेंट है यहाँ पे, जिस तरह मैं दो के लिए आपको बता भी देता हूँ, हीलियम है, लिथियम है। तो इनके लिए मैं आपको बात बता भी देता हूँ। तो हमारे पास जैसे ये हीलियम है,
तो इसका जो सिंबल होता है दैट इज He, ये इसका सिंबल है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो हीलियम के पास जो है 2 इसका एटॉमिक नंबर है और 4 जो है वो इसका एटॉमिक मास है। तो मतलब इसके पास प्रोटॉन जो हैं वो 2 हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन हैं, और न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो वो भी 2 ही होंगे। इसी तरह लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम का सिंबल होता है Li। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे ये Li की इंफॉर्मेशन, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक मास 7 है। तो प्रोटॉन इसके पास मतलब 3 होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी 3 होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके पास जो है वो 7 - 3 यानी 4 होंगे, ठीक है ना। न्यूट्रॉन, अब जब ये आप किसी एलिमेंट के लिए फाइंड आउट कर रहे होगे ना कि उसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या तो सेम आएंगे या तो ज़्यादा आएंगे देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से या तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे या उसके जितने होंगे उससे कम नहीं हो सकते। तो अगर आप कोई इस तरह फाइंड आउट कर रहे हो और कैलकुलेशन में अगर आप ये देखो कि वो कम आ रहे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी है, ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि मैंने आपको क्या बताया कि भाई न्यूट्रॉन का काम है कि प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्जन ना हो। तो अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे नंबर कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ प्रोटॉन्स तो फिर एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, तो न्यूट्रॉन का तो काम ही ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया सारा। तो इस वजह से ये चीज़ का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जितने आएंगे या वो उससे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वील कीप इट टिल हियर, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर इससे आगे की बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।